फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। 30 जनवरी को नासिक डिवीजन हल्के का एमएलसी चुनाव होने जा रहा है, जो कि 5 जिलों पर मुश्तमिल है। उस एमएलसी इलेक्शन में कई लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। मालेगांव शहर से सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मालेगांव शहर का एक तालीम याफ्ता नौजवान इस एमएलसी इलेक्शन में, ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन में पहली बार उम्मीदवार करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि एक हल्का सा तारुफ उस नौजवान का मैं कर दूं। इरफान इसहाक नादिर फैमिली मालेगांव शहर के लिए कोई नई नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं। और माशाअल्लाह मालेगांव शहर का बड़ा ही मोतबर घराना को माना जाता है। उसी घराने का चश्म चिराग जो इरफान है, वो इस बार एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं। बहुत तालीम याफ्ता है, बड़े एजुकेटेड हैं, उन्होंने एमबीए किया हुआ है। साथ ही साथ इस वक्त वो आईएएस के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उसकी तैयारी भी उनकी चल रही है। यूनियन सर्विसेज के एग्ज़ाम की वो तैयारी भी कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं। और वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ मालेगांव हेल्पलाइन सेंटर के जो है वो प्रेसिडेंट है। साथ ही यूथ प्रेसिडेंट है ह्यूमन राइट्स गवर्नेंस मालेगांव सिटी के। उसके अलावा मालेगांव इंडिया मेंबर एंटी करप्शन टाइगर संस्था न्यू दिल्ली कंसर्न विथ सेंट्रल एंड स्टेट, ये दोनों जगह जो कंसर्न करती है उसके ये जो है ये मेंबर हैं। साथ ही साथ इन्होंने 2019 में जो है पार्लियामेंट जो इलेक्शन थे उसमें इन्होंने उम्मीदवारी की थी। साथ ही साथ 2019 महाराष्ट्र असेंबली, यहाँ भी उन्होंने अपनी नुमाइंदगी जो है वो दर्ज कराई थी, उम्मीदवारी की थी। मुख्तलिफ इनको एजुकेशन लाइन में इनकी जो तालीमी मैदान है, डॉक्टर AK फारूकी अवार्ड से उनको नवाजा गया है, जो कि न्यूयॉर्क में है। इनको सोशल कामों के लिए बाकायदा न्यूयॉर्क से इनको चुना गया और इनको जो है यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इनको नॉमिनेशन मिला है, जो नामजद इनको किया गया भारत ज्योति अवार्ड, जो इनकी सोशल और एजुकेशन जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बिना पर इनको चुना गया है। और ये अवार्ड जो है इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों मिल रहा है। तो इस तरह का एक मजबूत दावेदार जो एमएलसी का है और जो कि खुद भी जो है पढ़ा लिखा है, जो भी बहुत तालीम याफ्ता है, ऐसा नौजवान मालेगांव शहर से ग्रेजुएट जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी करने के लिए ये शख्स आगे आया है। आज हमारे स्टूडियो मानव समाचार में इस वक्त तो बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले इरफान साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है मानव समाचार। शुक्रिया। मालेगांव शहर क्या तकरीबन सभी लोगों को, जिसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो तालीम याफ्ता लोगों की है, ग्रेजुएट लोगों की है, उनको भी पता नहीं होता कि एक्चुअली एमएलसी जो है ये करता क्या है। क्योंकि एमएलए या एमपी की जो उसकी कारकर्दगी है वो हमको सभी को समझती है, एमएलसी करता क्या है ये जो है किसी के समझ नहीं आता। और उसमें अगर ग्रेजुएट एमएलसी, तो ये ग्रेजुएट एमएलसी क्या है और कितने कैंडिडेट जो है पूरे महाराष्ट्र से इसकी नुमाइंदगी करते हैं, कितने जो है नुमाइंदे जो है ग्रेजुएट हल्के के लिए चुने जाते हैं, इस बारे में थोड़ा आपसे मालूमात चाहेंगे। इसके बारे में मैं एमएलसी इलेक्शन में के लिए जो लोगों के दिल में कन्फ्यूज़न है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सी इंट्रोडक्शन करा दूं एमएलसी इलेक्शन का। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद जो है एक पहले अपना खुद का जितना अच्छा इंट्रोडक्शन आप करवा सकते हैं उतना करवा लीजिए, कि हो सकता है शायद मेरे अल्फाज में कुछ कमी रह गई हो आपके तारुफ में, तो आप जो है वो तारुफ जो है वो पहले करवा दें, उसके बाद फिर बाकिया बातों पर आते हैं। मेरा नाम इरफान मोहम्मद इसहाक नादिर है। मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में और मैं आईएएस का 7 मरतबा एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हूँ और अभी भी उसकी तैयारी चालू है। मैं
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक मालेगांव के 2 काम जाके खुद से करवा के लाया। महाराष्ट्र गवर्नर तक भी मेरी माशाल्लाह पहुंच है, मैं वहां पर भी डायरेक्ट जाके गांव के काम करवा के लाता हूं। इसी तरह मैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से के काम लोगों के करता हूं। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट आ गया, वो उनके घर वालों के लिए एक अचानक इन्हें सिचुएशन होती है तो वो बौखलाहट का आलम होता है, तो मैं इनके लिए भी काम करता हूँ। अच्छा। मुख्तलिफ तंजीमों से मैं ज्वाइंट हूँ। अच्छा। इसके अलावा मेरी एजुकेशनल, सोशल और मेडिकल खिदमत शहर में चलते रहती है। ये अक्सर ऐसा होता है कि ये मैं बहुत ज़्यादा बता के नहीं करता हूँ। अच्छा। इसमें गुप्त जो कहते हैं कि जिन ज्यादा नाम और नमूद पर आप हाँ, जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ ये उन्हें पता होता है। अच्छा। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये जो मैंने जैसे कि कहा एमएलसी की ये जिम्मेदारियाँ क्या होता है, क्या थोड़ा सा एक लोगों को तो मैं एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन एमएलसी का कराता हूँ कि एमएलसी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र का हिंदुस्तानी शहरी होना चाहिए। अच्छा। और असम्बली में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ऊपरी दर्जे में होती है। अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 169 में एमएलसी का जिक्र किया गया है। अच्छा। लेजिस्लेटिव मेंबर को एमएलसी कहा जाता है। अच्छा। और ये इलेक्शन भारत में सिर्फ 6 रियासतों में ही लिया जाता है। अच्छा। जिसमें आंध्र प्रदेश, अच्छा। कर्नाटक, तेलंगाना, अच्छा। महाराष्ट्र, अच्छा। यूपी अच्छा। और बिहार। अच्छा। ये सिर्फ एमएलसी इलेक्शन यहीं पर होते हैं। अच्छा। और किसी असेंबली में अगर 100% एमएलसी को चुना जाता है, अच्छा। तो इसमें 34% विधानसभा के उम्मीदवारों यानी एमएलएस के जरिए। अच्छा। और 34% म्यूनिसिपैलिटी और लोकल बॉडीज़ के जरिए। अच्छा। इस तरह के इलेक्शन में हमारे वहाँ के सब्बीर सेठ अच्छा। कर जाते जी, थे। जी, जी, जी। वो लोकल बॉडीज इलेक्शन के जरिए जाते थे। जब म्यूनसिपैलिटी के यहाँ पर मालेगांव शहर हाँ। मौजूद था। और 12% सिर्फ ग्रेजुएट्स के जरिए। अच्छा। और 12% टीचर्स के जरिए। अच्छा। और बाकी बचे 8% अच्छा। ये गवर्नर के स्पेशल कोटे से चुने जाते हैं। अच्छा। और एमएलसीज की 3 पावर्स होती हैं। अच्छा। इनके अंदर होती है एक लेजिस्लेटिव पावर। अच्छा। दूसरी होती है फाइनेंशियल पावर। अच्छा। और तीसरी होती है कि ये किसी भी मिनिस्टर से अच्छा पूछताछ का पूरा पावर रखते हैं। अच्छा, यानी इतने सारे जो इख्तियारात हैं वो एमएलसी को हासिल हैं। अब आते हैं आपकी असल लड़ाई की तरफ। अचानक क्या हुआ कि मालेगांव शहर का ये नौजवान जिसका दूर दूर से कहीं जिक्र तस्करा नहीं था, क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं अब तक मालेगांव शहर में ग्रेजुएट हल्के से पिछले 3 बार से एक ही नाम चल रहा था, सुधीर तांबे। पिछले कुछ महीनों से मालेगांव शहर में उनका आना जाना भी काफ़ी रहा। बड़ा माहौल साजी उन्होंने की, ग्रेजुएट नौजवानों को उन्होंने अपील भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नाम जो है वो यादी में दर्ज कराए। अचानक से फिर एक नाम आता है इरफान नादिर। ये अचानक जो है ये घुसपैठ ये कैसे हो गया? मैं आपकी मालूमात में इजाफा करते चलूँ जी कि मेरा पदवीधर इलेक्शन के वोटर में अच्छा नाम दर्ज करने के लिए तांबे जी के ही फॉर्म के जरिए मेरा किया गया। अच्छा अच्छा, अच्छा। और मैं उनको बहुत मानता भी हूँ। अच्छा। और मानता भी था। अच्छा। मैंने उनके लिए पीछे भी काफ़ी काम किया है। अच्छा। मैं उनके घर तक जाकर अच्छा। सैदा स्कूल के लिए जो मालेगांव में है, अच्छा। लियाकत सैदा सर, उनके लिए हम लोग कंप्यूटर वगैरह भी लाए थे। अच्छा। हम लोग उनसे काम लिए हैं। अच्छा। लेकिन जो मुझे एक अचानक मेरे दिल में एक यानी जज्बा उठा जी कि मैं एमएलसी इलेक्शन में लड़ना चाहिए। अच्छा। मेरे दोस्तों ने कहा कि आप ग्रेजुएट्स हो, आपने एमपी एमएलए इलेक्शन में ये हिस्सा लिया है, जी, जी। तो आपका तो हक बनता है इसके अंदर। अच्छा तो मैं इसके लिए फॉर्म नॉमिनेट किया। अच्छा और वहाँ जाकर मुझे ये मालूम पड़ा कि सुधीर तांबे जी के जो लड़के हैं सत्यजीत तांबे, अच्छा उन्होंने अपक्ष फॉर्म भरा। अच्छा और उन्हें कुछ फ़िरका परस्त पार्टियों की हिमायत मिली। अच्छा। तो वहाँ से मेरे जहन में एक ऐसा ख्याल आया कि जिसको कांग्रेस ए भी फॉर्म देती है जी वो ऐन वक्त पे अपक्ष हो जाता है। और जो बीजेपी से ए भी फॉर्म लेना चाह रही है, बीजेपी ऐन वक्त पे उसका फॉर्म काट देती है। अच्छा और अक्सर कैंडिडेट जब अपक्ष हो जाते हैं, और जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं मालेगांव से वाहिद उम्मीदवार हूँ, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने ये कहा कि भाई नताइज अल्लाह के ऊपर छोड़ के आप अच्छे ढंग से इसमें उम्मीदवारी करो। और तांबे सर की जो मेरे दिल में मोहब्बत थी, और अचानक उनके कांग्रेस पार्टी को एक किस्म का धोखा देने की वजह से
उनकी वो मोहब्बत मेरे दिल से जाती रही। इसके लिए मैं डट कर इलेक्शन में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मेरी दुआ है और लोगों की जो हिमायत मुझे मिल रही है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि नताइज अच्छे आ सकते हैं। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह कम से कम हमें कामयाब करे, और नहीं कामयाब कर सके तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारी कुछ इज़्ज़त अल्लाह ताला रख लेवे। अभी तो जैसे इस तरह का फैशन ही हो गया कि चुनकर आओ किसी और पार्टी से, उसके बाद चले जाओ किसी और पार्टी में, या ऐन वक्त पर जो है पार्टी बदली कर दो। ये तो आजकल फैशन ही है, और ख़ासतौर से कांग्रेस के साथ तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उनके बहुत सारे, पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जो अचानक वक्त पे जो उनको धोखा देकर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। मैं मकामी सतह पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो है ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो तांबे साहब का भी ऐसी कुछ रहा होगा, क्योंकि बड़ा माहौल उन्हीं के पक्ष में था, लोग काफ़ी मुतमईन भी थे और उनको देना भी चाहते थे, मगर अचानक उनका क्या डिसीज़न हुआ कि उन्होंने फॉर्म ना भरते हुए अपने बच्चे का जो है उन्होंने फॉर्म भरा, और लोगों में एक तरह की उस चीज़ को लेकर के नाराज़गी भी है। तांबे सर के जो कांग्रेस का भी फॉर्म ना लगाने की वजह से वहाँ से ये मामला यू टर्न हो चुका है। अच्छा। अब नतीजा कुछ भी आ सकता है, अनबिलीवेबल नतीजा आ सकता है। इसके अच्छा। लिए मुझे रियासती सतह के जो लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, वो माशाल्लाह सब अभी मेरे राब्ते में ही हैं। अच्छा। और उनकी अलग अलग दरख्वास्तें हैं, मैं मीडिया के सामने वो अभी नहीं बता सकता। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि ये इलेक्शन में मेरी इमेज बनाने के लिए कि लोग मेरे पास तालीमी काम भी लाएँ कि मैं इस चीज़ का अहल हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग मेरे पास तालीमी काम भी ला सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो काम सदर जमहूरियत तक जाके करवाऊँगा। अच्छा। और ये आपने जो कहा कि दल बदली, ये तमाम चीज़ों के ही लिए मैंने अभी नारा दिया है कि आपने मेरे उसमें देखा होगा मंसूर में कि अब की बार दियानतदार। अच्छा, अब की बात दियानतदार, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। दियानतदारी की बात की आपने। उमूमन देखा गया है कि जो बड़े जो कैंडिडेट हैं, जो किसी पार्टी से जिनको नॉमिनेशन फॉर्म दिया गया है, जो नॉमिनेट है, नामजद किए गए हैं, वो तो ठीक है, कुछ बीच में छोटे छोटे जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो या तो किसी को जिताने के लिए खड़े किए जाते हैं, किसी को हराने के लिए खड़े किए जाते हैं। तो आपको किसी को जिताने के लिए खड़े, हराने के लिए आपका अपना क्या एक इस मामले में रोल है? मेरे दोस्तों का भी यही कहना था जो आप कह रहे हैं, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं इरफान इसाक नादिर, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि हम सिर्फ किसी की बारात में नाचने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें अपना हक चाहिए, और मुझे ये लगता है कि हमारी भी बारात निकलना चाहिए। अच्छा। हम सिर्फ दूसरों की बारात में नाचेंगे नहीं। अगर अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें इख्तियारात देता है, हक देता है, तो उसके ज़रिए हम बड़े ओहदों पर आने के लिए जो भी मौक़े हैं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उसमें इन्हें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये उसी की एक पहली सीढ़ी है। ये 3 बार में जो है तांबे साहब जो चुन कर आए, क्या या आपको याद पड़ता है, क्योंकि आपने इससे पहले भी उनको वोट दिया होगा एज ए ग्रेजुएट पर्सन, तो क्या वो लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं? ठीक है, किसी अदारे के लिए उन्होंने किया, बहुत सारे अदारों के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या एक आम ग्रेजुएट पर्सन जो किसी नौकरी पर नहीं है, जो किसी स्कूल में जो है वो या किसी और जगह पर जो है, किसी और सरकारी संस्था में जो है वो रोज़गार पर नहीं है, वो बेरोज़गार है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या इतने पूरे वर्षों में कुछ किया, ऐसा कुछ याद पड़ता है? मैंने अक्सर जो बड़े अदारे हैं उनके ज़िम्मेदारों से मेरा राब्ता है माशाल्लाह। पहले से मैं 80% ज़िम्मेदारों से राब्ते में आया, तो उन्होंने कहा कि हमारे अदारों का तो बहुत बड़ा काम तांबे जी ने किया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा एक बंदा नहीं मिला जो वो आम ग्रेजुएट हो और जिसने ये कहा हो कि भाई सर ने मेरे लिए कुछ किया हो। ऐसा मुझे तो फ़िलहाल अभी तक कोई बंदा नहीं मिला जो आम आदमी हो और आम ग्रेजुएट हो और उसकी भलाई के लिए कुछ काम किया हो। बड़े अदारों के लिए उन्होंने काम किया है, उसका सबूत भी मौजूद है। मैंने खुद सैदा स्कूल के लिए वहाँ से कंप्यूटर लाया। ये है कि बड़े अदारों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन आम ग्रेजुएट से के लिए मेरी नज़र के सामने उनका कोई काम नहीं है। अब इतना पावरफुल आदमी, काफ़ी सारे सोर्सेस उनके, काफ़ी सारे लोगों से जान पहचान, बहुत पावरफुल आदमी, वो पावरफुल आदमी ने आम ग्रेजुएट लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो कैसे उम्मीद की जाती है कि इरफान नादिर जो है आम ग्रेजुएट लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे?
मैं आम ग्रेजुएट्स के लिए जो मेरे जहन में चीज़ें हैं जी। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे तो उसके जी, लिए तो मैं ये कह दूँ कि जो मेरे मंसूर भी आ जाते हैं जी, उसमें मेरा बिल्कुल बिल्कुल आप इंतकाल मंसूर मंसूर। कि तमाम ग्रेजुएट्स को रोज़गार दिलाऊंगा इंशाअल्लाह मैं। अच्छा। और बरसरे रोज़गार जो लोग हैं उनको ऊपर मैं जूनी पेंशन लागू करवाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जूनी पेंशन वो जो डॉक्टर निकम जिसके लिए कोशिश की, यस, यस। जिन्होंने की नागपुर से मुंबई तक साइकिल पर हाँ, गए। डॉक्टर निकम साहब भी मेरे राब्ते में ही है। अच्छा। अगर हो सकता है कि अगर मैं इलेक्शन में ना खड़ा होता तो मैं उनके पीछे एक साइकिल पे चल रहा होता। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि उन्होंने भी मेरे दिल में काफ़ी जगह बनाई है। तो कहने का मतलब जूनी पेंशन योजना जो है वो लागू करने लागू के लिए आप करवाएंगे इस मामले में थोड़ा सा और रफ्त करेंगे। पढ़े लिखे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। और शिक्षक सेवक जो हाँ। बेचारे बहुत ही यानी गरीब बस्तियों में काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी कम होती है। एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको जो है आप बेरोजगार भत्ता भी जो है वो दिलाएंगे। तो क्या इस तरह के भत्ता जो है आता है, मिलता है, प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा एक लोगों को जरा सा बता देंगे तो ज़्यादा रहेगा। थोड़ा एक स्पष्ट कर दीजिए आप थोड़ा। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है जी। हमारे जब हम कॉलेजेस में पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर्स थे अच्छा। वो कहते थे कि भाई अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो जी। तो वो अदारे का नाम ही उन्होंने बताया कि उस अदारे में आप जाके नाम की नोंदनी करवाओ और आप जब तक कोई सरकारी नौकरी पे नहीं लगते जी। हो तो आपको वहाँ से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अच्छा। वो उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा सरकारी नौकरी पे लग चुका है। अच्छा, तो फिर वो बन गया। हाँ, उस अदारे में हमें नाम लिखाना पड़ता है। अच्छा, तो ये सवाल मैंने खास तौर से उन लोगों से पूछा है जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और अगर उन्होंने इस तरह से अगर अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया हो तो वो रजिस्टर्ड करवा दे। क्योंकि जैसा कि इरफान नादिर ने कहा कि इस तरह का जो भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता है, वो बेरोजगारों को, ग्रेजुएट बेरोजगारों को मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वहां नाम लिखाकर हुकूमत की इस स्कीम का जो है वो आपको फ़ायदा मिले। जी, मैं चाहूँगा अगले जो पॉइंट्स जो आपके वो उसको आप बताएं प्लीज़। मैं इंशाल्लाह नई स्कूलों और कॉलेजों की इन्हें मंजूरी दिलवाऊंगा, उसके लिए भाग दौड़ करूंगा और ख़वातीन के लिए स्कूल, प्ले ग्राउंड अच्छा। और उनके तफरी के अशिया मुहैया करवाने की कोशिश करूंगा और हल्के की तमाम स्कूलों में पढ़ाई के जदीद आलात, अच्छा, तमाम जदीद आलात मुहैया करवाने की कोशिश करूंगा और प्राइवेट कंपनियों के जिम्मेदारों को यहाँ बुलवा कर, क्योंकि माशाल्लाह मैंने MBA भी किया है मार्केटिंग में, तो हमारे कॉलेज टाइम से ही कई कंपनियों के CEO वगैरह और मैनेजर्स वगैरह मेरे टच में हैं। मुझे भी कई कंपनियों के जॉब के ऑफ़र थे, लेकिन मैं अवामी खिदमत के लिए कहीं जॉब नहीं किया। तो मैं प्राइवेट कंपनियों के ज़िम्मेदारों को यहाँ बुलवा कर रोज़गार मेला मुनक़िद करवाऊँगा और ताकि बेरोज़गार ग्रेजुएट्स जो सरकारी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते वो प्राइवेट कंपनियों में अच्छी जॉब हासिल कर सके। और मेरा एक सबसे बड़ा एम ये है कि जिस तरह हमारे अब्दुल कुद्दूस सर थे, उनका इंतकाल हो चुका, उन्होंने हमें गाइडलाइन के UPSC एग्ज़ाम से के लिए, तो हमें ये गाइडलाइन काफ़ी लेट मालूम पड़ी। हम जब ग्रेजुएट हो गए उसके भी कई साल के बाद ये पता चला कि भाई UPSC भी एक एग्ज़ाम होता है, उसके ज़रिए आला पोस्ट मिलती है। तो हम उस चीज़ को पाने के लिए थोड़ा लेट होते चले गए, है ना। तो अब मैं ये चाहूँगा कि हमारे पीछे के जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए मेरे दिल में ऐसी ख्वाहिश है कि मैं UPSC और दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए स्टडी सेंटर का क़याम बड़े पैमाने पे हुकूमत की मदद से करवाऊँ। ऐसा मेरा एक सबसे बड़ा एम यही है कि मैं UPSC स्टडी सेंटर और UPSC एकेडमी बनवाऊँ। अच्छा, बहुत सारे आपके अज़ाइम हैं जो सुनकर लगता है कि वाकई अगर जो इलेक्शनी मंशूर है, अगर आप कामयाबी पाते हो और ये मंशूर के हिसाब से ये पूरा जो आपने जो नक्शा बनाया है ये हकीकत में ज़मीन पर उतरता है, तब जो है बहुत सारी वाज़ेह तब्दीली जो है वो आ सकती है। ख़ास तौर से तालीमी हल्का, वो हल्का जो बेरोज़गार है और बाकायदा ग्रेजुएट है, उन लोगों के लिए काफ़ी चीज़। एक चीज़ आपकी जो है वो कि आप UPSC सेंटर जो है आप एजुकेशन के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए जो वो करने वाले हो, क्योंकि कैसर अब्दुल हक के बाद मुझे नहीं लगता कि शायद वही एक वाहिद शहर के एक ऐसे नौजवान थे जिन्होंने IAS का एग्ज़ाम जो है उन्होंने क्रैक किया और उसके बाद जो है वो कलेक्टर बने। उसके बाद एक लंबा सन्नाटा है
तो शायद अगर आप ऐसा कर सको तो उस सन्नाटे में कुछ नामों का और इजाफा होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लोग जो ख़ास तौर से एजुकेशन जो बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारा ज़माना था कि इतने सारे गैजेट्स हमको अवेलेबल नहीं थे, हमारे राह में इतनी सारी रुकावटें या इतने सारे जाल नहीं बिछे हुए थे, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है या कंप्यूटर है। अब का जो जनरेशन है, अभी की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं से मुताले से दूर हो रही है। अब हमारे पास जो है अच्छी लाइब्रेरीज़ नहीं है, और अगर लाइब्रेरीज़ है तो शायद उसको जो उस तक जो है हमारी जो नौजवान जो है वो पहुंच नहीं रहे हैं, जबकि उनका जो एजुकेशन बेस जो है वो होना जो है मजबूत होना वो बहुत ज़रूरी है। इस मामले में कुछ आपके कुछ प्लानिंग है? हम लोग की प्लानिंग ऐसा है कि हम जो यूपीएससी का अदारा मालेगांव में शुरू करेंगे जी, तो ये हमारा होगा अभी पहला कदम जी। लेकिन हमें इसमें लोगों को और वक्त ज़ाया ना करते हुए इन बच्चों को हम अपने अंडर में लेकर दिल्ली में जो अपने अदारे हैं, जामे हमदर्द, जामे मिलिया, हम लोग यहाँ तक उनका अप्रोच करवाएंगे। वहाँ के भी तमाम जो ज़िम्मेदार मुझसे फ़ोन से व्हाट्सएप से टच में वो मुझे जानते हैं। जामे हमदर्द के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यूपीएससी के, वो सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम के मुशीर ख़ास थे उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट थे। अभी उनको इस पोस्ट पे रखा गया है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यहाँ पर अप्रोच के लिए जो साइंटिस्ट ज़ुबैदा अंसारी साहब हैं, उनसे भी, उनके ज़रिए भी और उनकी रहनुमाई में भी वहाँ तक अप्रोच होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो अदारा बनवाएंगे इंशाल्लाह उसके ज़रिए वहाँ तक अप्रोच करवाएंगे लोगों का। अच्छा। कुछ उन लोग एग्ज़ाम लेते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाएंगे जिससे ये बच्चे उस अदारे का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सके। और अगर उनकी वहाँ कोचिंग हो जाती है तो माशाल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट है कि 30-35 बच्चे हर साल जामिया मिल्लिया से, 10-12 बच्चे हर साल जामिया हमदर्द से यूपीएससी क्रैक करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह हम वो सही ट्रैक पे बच्चों को डाल देंगे। अच्छा, ये तो यूपीएससी की बात है। और लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट के लिए जो मैंने कहा कि कुछ लाइब्रेरीज़ का क़याम या जो अभी लाइब्रेरी है उनमें कुछ अपडेट्स करने की ज़रूरत, इस मामले में भी कुछ आप लोगों का कोशिश या कदम, नई लाइब्रेरियों का क़याम। हालांकि मालेगांव में एक लाइब्रेरी बनी उर्दू घर के नाम से, मगर वो सिर्फ तामीर हुई है, अब तक उसमें जो है इस तरह का कोई मवाद अब तक नहीं पहुँचा है कि लोग जो है ख़ास तौर से जो मुतालिए का जिनको शौक़ है वो वहाँ तक पहुँच सके। तो इस तरह की कुछ नई चीज़ें अलग अलग बस्तियों में, क्या आपका कुछ इस तरह का प्लान? मैं इसके लिए तो पहला कदम ये उठाऊंगा कि अभी उर्दू घर फ़िलहाल प्रांत ऑफिसर मालेगांव के अंडर में है, और एक साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर उसके अभी हेड ऑफ दी यानी उस लाइब्रेरी के या उस उर्दू घर के वो हेड बने हैं, उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है मुझे। तो मैं पहला काम ये करूँ कि मैं चुन कर आऊँ या ना आऊँ, मैं खास तौर से मालेगांव वालों के लिए। हाँ, मैं तो फिलहाल यहाँ की बात कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है आपका हल्का 5 ज़िलों में है, क्योंकि अगर आप चुनकर आते हो तो सिर्फ आप एक शहर के नहीं हो, आपको इतने तमाम शहरों, तमाम छोटे छोटे इलाकों तक आपको पहुँचना पड़ेगा। छोटे छोटे लोगों के मसले मसाइल, तालीम से जुड़े मसले मसाइल को आपको वो करना पड़ेगा। अगर इस बात को सिर्फ हम मालेगांव तक महदूद रखते हैं तो हमारी खुदगर्जी होगी। इसका जो दायरा है जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है, तो काम तो आपको सबके लिए ही करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगर मैं चुनकर आता हूँ तो मैं तमाम जो हल्के हैं 5 ज़िले, 115 छोटे बड़े शहर और हज़ारों देहात, अगर मैं चुन के आता हूँ, अल्लाह ताला ने अगर मेरी इन्हें इस चीज़ को अगर कबूल किया, अल्लाह ने मुझे जिता दिया, तो मैं इंशाअल्लाह तमाम हल्के के तमाम गांव, शहर और लोगों के लिए काम करूँगा। और खुदा न ख्वास्ता अगर नतीजे उसके बरखिलाफ़ आते हैं तो मैं ये आपके सामने वादा करता हूँ कि प्रांत ऑफिसर साहब से मैं ये कहूँगा कि आप मुझे मेरे अंडर में ये दो, और मैं इसे लाइब्रेरी भी बनाता हूँ और यूपीएससी सेंटर भी बनाऊँगा। ऐसी मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि वो ज़ाती तौर से मुझे मानते हैं, जानते हैं। और ये जो एवार्ड था, एजुकेशनल एवार्ड मौलाना आज़ाद, ये प्रांत साहब के ही हाथों मुझे 2021-26 जनवरी को दिया गया। तो उन्हें भी मेरी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में इल्म होता है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सर मुझे आप ये यूपीएससी एकेडमी और अच्छी लाइब्रेरी बनाने के लिए ये चीज़ आप मुहैया करो। उसके लिए मैं कुछ प्राइवेट फंडिंग भी इंशाल्लाह कर दूँगा। ये जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं हार गया तो, और अगर जीतता हूँ इसके लिए मुझे गवर्नमेंट फ़ंड देगी,
तो मैं हल्के की तमाम जो एरिया है, स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, उसके लिए मैं तमाम इन स्कूलों में काम करूँगा। ये आपने मालेगांव शहर की हद तक बहुत अच्छी बात की, मगर मैं फिर एक बार आपके पूरे हलके की तरफ आऊँगा। पूरे हलके में जो है काफ़ी सारे जो वोटर्स हैं, मैं समझता हूँ शायद के 2 लाख से ज़्यादा जो है वो ग्रेजुएट लोग हैं जो इसमें एज ए वोटर जो है ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐसे में कुछ ऐसे जो दिगर इलाकों के लोग हैं जो आपको वोट करेंगे, ऐसे दिगर इलाकों के लोगों को आप क्या कहेंगे? उमूमन देखा जाता है कि इलेक्शन में कई चेहरे उभरते हैं और उसके बाद जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है वो चेहरे भी गायब हो जाते हैं। क्या इरफान नादिर का चेहरा भी वैसी होगा कि ये सारी इलेक्शनी जो लुभावने वादे हैं सिर्फ ये इलेक्शन के पुरता है, इलेक्शन तक ही है, इलेक्शन तक महदूद है, इसके बाद भी अगर आप शिकस्त भी पाते हो तब क्या आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप लोगों के काम करवा सको? मैंने आपको पहले ही कहा था कि अल्लाह ने मुझे ये काबिलियत दिया है कि मैं एक निचले मसाइल जो यहीं के लेवल पे हल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो गंभीर होते हैं तो मैं राष्ट्रपति जी तक जाने की इन्हें पहुंच रखता हूं। अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है। तो अगर ऐसे लोग मुझ तक अप्रोच करेंगे और मेरे शिकस्त खा जाने के बाद भी अगर मैं जीत पाता हूं तो गवर्नमेंट उसके लिए मुझे फ़ंड देगी, मेरे लिए काम करना आसान होगा। और खुदा न ख्वास्ता मैं शिकस्त पाता हूँ और लोग मुझ तक अप्रोच किए मदद के लिए, तो जिन लोगों के अंदर वो सलाहियत है, पैसा है, सलाहियत है, पहुँच है, तो मैं उन लोगों तक कांटेक्ट करके अपने हल्के के उन बंदों के काम करवाने की इन्हें उम्मीद रखता हूँ, एक इच्छा रखता हूँ और मेरे अंदर इतना हौसला है। अच्छा, आप जो है अब अपने वोटर्स से जो वोट देने वाले हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप बराह रास्त उनसे मुखातिब होकर किस तरीके से आप उनको अपने लिए राय हमवार कर सकते हो वो आप कर दीजिए। मेरी तमाम वोटर्स से ये गुजारिश है कि 30 जनवरी को सुबह सवेरे जल्दी उठकर और हलके में मेरे ख्याल से 1500 जगह वोटिंग होगी ये पूरे हलके में, और मालेगांव में 2 जगह वोटिंग होगी, एक लोकमान्य हाई स्कूल और एक स्कूल नंबर 1 हाई स्कूल में। तो मेरी तमाम वोटर्स से गुजारिश है कि वो मुझे भारी वोटों से कामयाब करें, अपना एक भाई समझकर और एक न्यू बॉर्न सियासतदान समझकर मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे वोट करें। और मेरा जो लिस्ट में जो सीरियल नंबर है वो 6 है और उसके ऊपर कलम से इन्हें लिख कर वोटिंग करना रहेगा। अभी वो वोटिंग मशीन नहीं होगी। अच्छा, ये मशीन नहीं है? नहीं है। इसमें जो है कुछ आप स्लिप दी जाएगी, उसमें जो है कि आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नंबर जो है सीरियल नंबर वो आपको वो पेन से लिखना रहेगा। अच्छा, वो पेन से लिखना रहेगा और वो काउंट होगा। अच्छा, ठीक है। और तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जो मेरी ये चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाएं और दुआ में याद रखें और जज़ाकल्लाह। तो मानव समाचार ने हमेशा से गैर जानिबदार होकर, निष्पक्ष होकर अपना काम किया है। यहाँ भी हम ना किसी का पक्ष लेते हैं, ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट आकर अपनी बात करना चाहता है वो हम एज इट इज़ आपको बताते हैं। इसमें हमारी अपनी कोई भी राय शामिल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे वोट की अपील करने वाला जो कैंडिडेट है उसका जो इलेक्शनी मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, उससे आप मुतमईन हैं, उसकी शख्सियत से मुतमईन है, तब आप जिस उम्मीदवार को चुनकर देना चाहें वो आपका अपना संवैधानिक अधिकार है। वो संविधान ने आपको दिया है। आप अपने संवैधानिक अधिकार को ज़रूर इस्तेमाल करें, घर बैठने के बजाय, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, मुल्क की तकदीर जो है वो आप बदल सकते हैं। एक आम वोटरों से ज़्यादा आपको समझता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व ज़्यादा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के इलेक्शन में वोटिंग करें और हर उस उम्मीदवार को वोट करें जो आपको लगता है कि ये आपके लिए, आपके मुल्क के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए सही है और जिसके आने के बाद एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होगा। आपके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात इनको चुनने के बाद जो पूरे हो सकेंगे। तो ऐसे कोई भी उम्मीदवार हो आप उनको चुन कर दे सकते हैं। बस यही मानव समाचार आपसे कहना चाहेगा।
देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।